हेलो दोस्तों, और आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्लॉज नंबर 5 ISO IC 17025/2017 का क्लॉज नंबर 5 हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसके पहले जितने क्लॉजेज हैं 1 2 3 4 ये सब क्लॉजेज का वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो आप जाके वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आओ चलते अपने वीडियो पे। अपने वीडियो चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पे। ISO IC 17025/2017 पार्ट 3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्लॉज नंबर 5, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स में हम लैब के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। Clause number 5.1. The laboratory shall be a legal entity or a defined part of a legal entity that is legally responsible for its laboratory activities. यहाँ पे shall be का प्रयोग किया गया है, मतलब यह एक रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम जानते हैं लीगल एंटिटी क्या होती है। पहले हम जानते हैं एंटिटी क्या होती है। कंपनी, कंसल्टेंसी, पार्टनरशिप। एंटिटी हम किसी कंपनी को कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंसी को कर सकते हैं, या फिर किसी हम पार्टनरशिप बिजनेस को कर सकते हैं, या फिर कोई और बॉडी हो सकता है। उसके पास अगर परमानेंट लेबोरेटरी ना हो बट लेकिन वह टेस्ट और कैलिब्रेशन को परफॉर्म करती है तो उसे एक एंटिटी माना जाएगा। 5.1 पे वापस आते हैं। द लेबोरेटरी शैल बी ए लीगल एंटिटी। लेबोरेटरी को एक लीगल एंटिटी होना चाहिए। बी ए लीगल एंटिटी और अ डिफाइंड पार्ट ऑफ लीगल एंटिटी दैट इज लीगल रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबोरेटरी एक्टिविटीज। जो कि लेबोरेटरी अपने एक्टिविटीज के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होगी। Note: For the purpose of this document, a governmental laboratory is deemed to be a legal entity on the basis of its governmental status. गवर्नमेंटल लेबोरेटरी को गवर्नमेंट स्टेटस के बेसिस पर लीगल लेबोरेटरी माना जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 5.2 The laboratory shall identify management that has overall responsibility for the laboratory. यहाँ पर लेबोरेटरी के मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। लेबोरेटरी को एक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना होगा जो कि लेबोरेटरी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजमेंट के ऊपर होगा। सेल आइडेंटिफाई, यह भी एक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सेल का यूज हुआ है, मतलब कि आपको इसमें यह बताना है कि इस लेबोरेटरी को लीड कौन कर रहा है। चाहे वो लेबोरेटरी का मैनेजमेंट हो सकता है, चाहे वो ऑनर हो सकता है, या हेड ऑफ ग्रुप हो सकता है। अब क्लॉज नंबर 5.3 The laboratory shall define and document the range of laboratory activities for which it conforms with this document. The laboratory shall only claim conformity with this document for this range of laboratory activities which excludes externally provided laboratory activities on ongoing basis. यहाँ पे लेबोरेटरी की क्वालिटी मैनुअल के बारे में बताया गया है। सेल का यूज हुआ है यानी रिक्वायरमेंट। The laboratory shall define and document the range of laboratory activities for which it conforms with this document. लेबोरेटरी अपने लेबोरेटरी की एक्टिविटीज की रेंज को डिफाइन करेगा और डॉक्यूमेंट करेगा, मतलब डॉक्यूमेंट उसका बनाएगा। लेबोरेटरी के पास पर डॉक्यूमेंट होगा यानी क्वालिटी मैनुअल होगा, जिसके अंदर लेबोरेटरी अपने एक्टिविटीज की रेंज को डिफाइन करेगा। फॉर विच इट कन्फर्म्स विद दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट का मतलब ISO IC 17025/2017 की बात कर रहा है ये। लेबोरेटरी के पास जो डॉक्यूमेंट होगा यानी जो उसका क्वालिटी मैनुअल होगा वह जो है ISO IC 17025 के को कंफर्म करेगा, मतलब इसके अनुरूप होगा। द लेबोरेटरी शैल ओनली क्लेम कंफर्मिटी with this document for this range of laboratory activities which exclude externally provided laboratory activities on an ongoing basis. यहाँ पर दो चीजें हैं, only and exclude, यानी लेबोरेटरी अपने डॉक्यूमेंट में उसी चीज को क्लेम करेगा जो उसका एक्चुअल रेंज ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटी हो। which exclude externally provided laboratory activities on an ongoing basis.
जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड लेबोरेटरी एक्टिविटीज है उसको इसके अंदर मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्लेम या कंफर्मिटी नहीं करेगा। यानी आपको अपने स्कोप के बारे में बताना है और आपको उसी चीज के बारे में बताना है जिसको आप एक्चुअल में कर सकते हो, जिसके लिए आपका लैब कैपेबल हो। एक्सटर्नली प्रोवाइडेड एक्टिविटीज को आप इसके अंदर शामिल नहीं करोगे। अगर आप सपोज दैट कोई टेस्ट किसी अदर लैब से करवाते हो तो आपको इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप बस उसी चीज को क्लेम कर सकते हो जिसके अंदर आप लेबोरेटरी में कर सकते हो, मतलब जो आपकी कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, उसी चीज को आप क्लेम कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। स्कोप ऑफ लेबोरेटरी, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आपके लेबोरेटरी का जो स्कोप है, जो रेंज है, वो आपको इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है। सेकंड पॉइंट इज वर्किंग कैपेसिटी ऑफ लेबोरेटरी। आपके लेबोरेटरी का जो वर्किंग कैपेसिटी है, आप कितने कैपेसिटी से लेकर कितने कैपेसिटी तक किसी सैंपल को टेस्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज टेस्टिंग स्टैंडर्ड, मतलब कि आप किस किस स्टैंडर्ड को परफॉर्म कर सकते हो, मतलब आपके टेस्टिंग की रेंज क्या है, स्कोप क्या है आपके लैब की। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको इस डॉक्यूमेंट में क्वालिटी मैनुअल में मेंशन करना है, जो कि ISO IEC 17025 के अनुरूप होगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 5.4 क्लॉज नंबर 5.4 laboratory activities shall be carried out in such a way as to meet the requirements of this document. The laboratories, customers, regulatory authorities and organizations providing recognition. This shall include laboratory activities performed in all its permanent facilities at sites away from its permanent facilities, in associated temporary or mobile facilities or at a customer's facility. Activities of laboratory with requirement. यहाँ लेबोरेटरी के एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है जिससे कि रिक्वायरमेंट मीट कर सके। सेल भी यानी कि यह एक रिक्वायरमेंट है। एक बार फिर से देखते हैं। लेबोरेटरी एक्टिविटीज शैल बी कैरिड आउट इन सच ए वे एज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट का मतलब ISO IEC 17025 की बात हो रही है। मतलब लेबोरेटरी की एक्टिविटीज को इस तरीके से किया जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट के अनुरूप हो, यानी ISO IEC 17025 के रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। द लेबोरेटरी, कस्टमर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग रिकॉग्नाइजेशन, और ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करे। और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, BIS जो है हमारे देश की रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उसके भी रिक्वायरमेंट को मीट करें। एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग रिकॉग्नाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमें रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराती है उसके भी रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। जैसे कि NABL हमारे लिए एक रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन है। BIS भी हमारे लिए रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई और बॉडी है जो हमें रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराती है, उसके रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करे। तो मतलब हमें लेबोरेटरी को इस तरह से डिजाइन करना है कि जो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करे, और रिकॉग्निशन ऑर्गेनाइजेशन के भी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। दिस शैल इंक्लूड लेबोरेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन ऑल इट्स परमानेंट फैसिलिटीज एट साइट्स अवे फ्रॉम इट्स परमानेंट फैसिलिटीज, इन एसोसिएट टेम्परेरी और मोबाइल फैसिलिटीज और एट ए कस्टमर्स फैसिलिटी। इसके अंदर लेबोरेटरी के वह सभी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जिसको परमानेंट फैसिलिटीज के अंदर परफॉर्म किया जाता है, या साइट अवे फ्रॉम ए परमानेंट फैसिलिटी, यानी साइट फैसिलिटीज पर परफॉर्म किया जाता है, या टेम्परेरी या मोबाइल फैसिलिटी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, या फिर कस्टमर के फैसिलिटीज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। हमारे पास जितने भी फैसिलिटीज हैं उन सभी को हमें इस तरह से डिजाइन करना है कि वह इन सभी के रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। तो आगे देखते हैं परमानेंट फैसिलिटीज, साइट फैसिलिटी और मोबाइल फैसिलिटीज क्या होता है। परमानेंट फैसिलिटी, ए टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरी सेट अप इन ए डेडिकेटेड लोकेशन फॉर एन इनडिटरमिनेट अमाउंट ऑफ टाइम।
परमानेंट फैसिलिटी उस फैसिलिटीज को कहते हैं जहां पर लेबोरेटरी की एक्टिविटीज या उसकी फैसिलिटी हमेशा के लिए एक ही जगह पे होता है। सेकेंड इज साइट टेस्टिंग कैलिब्रेशन फैसिलिटीज, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन परफॉर्म बाय स्टाफ ऑफ ए लेबोरेटरी और एंटिटी एट द कस्टमर परमिस ऑफ लोकेशन आउटसाइड ऑफ ए परमानेंट लेबोरेटरी। साइट टेस्टिंग या कैलिब्रेशन फैसिलिटीज, इसको हम अगर लेबोरेटरी का कोई स्टाफ कस्टमर के पास जाके या अपने परमानेंट फैसिलिटीज के आउटसाइड जाके वो टेस्टिंग या कैलिब्रेशन करती है तो इसको हम साइट टेस्टिंग या कैलिब्रेशन फैसिलिटीज कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज मोबाइल फैसिलिटी। मोबाइल फैसिलिटीज हम उसे कहते हैं फुल्ली इक्विप्ड, जिससे कोई लैब हो जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाके टेस्टिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड मेथड स्टैंडर्ड, तो उसको हम मोबाइल फैसिलिटीज कहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कस्टमर फैसिलिटीज। अगर टेस्टिंग के लिए कस्टमर की फैसिलिटीज का ही यूज किया जाता है तो उसको हम कस्टमर फैसिलिटीज कहते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। द लेबोरेटरी सेल 5.5 क्लोज है। डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द लेबोरेटरी, इट्स प्लेस इन एनी पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, टेक्निकल ऑपरेशन एंड सपोर्ट सर्विस। सेकंड पॉइंट इज स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड interrelationship of all personnel who manage, perform or verify work affecting the result of laboratory activities. Third point is documents its procedures to the extent necessary to ensure the consistent application of its laboratory activity and the validity of the result. यहाँ पे लेबोरेटरी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है। तो हम फर्स्ट पॉइंट चलते हैं। द लेबोरेटरी सेल डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। पहले पॉइंट के अंदर मेनली ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, यानी लेबोरेटरी जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या लेबोरेटरी के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करना है, हमें बताना है। एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, आपके पास जो मैनेजमेंट है उसका क्या स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करना है। डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, यानी कि आप अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए। इट्स प्लेस इन एनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, टेक्निकल ऑपरेशन एंड सपोर्ट सर्विस, यानी कि आपका कोई जैसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप हो तो आप उस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कीजिए। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, एंड जो आपका मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप है उसके लेबोरेटरी और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप के बीच को डिफाइन कीजिए, बताइए कि कैसा रिलेशनशिप है। टेक्निकल ऑपरेशन, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। सपोर्ट सर्विसेज, यानी आपका यूटिलिटी प्रोवाइडर जो है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे बताना होगा। एंड सेकंड पॉइंट इज स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल पर्सनल हु मैनेज, परफॉर्म और वेरीफाई वर्क अफेक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज, यानी कि लेबोरेटरी अपने सभी कर्मचारी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड इंटर रिलेशनशिप, यानी कि आपस में एक दूसरे का क्या रिलेशनशिप है, इन सब चीज को स्पेसिफाई करेगा। हु मैनेज, परफॉर्म और वेरीफाई वर्क अफेक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज, जो भी लेबोरेटरी के एक्टिविटीज के अंदर रिजल्ट्स को मैनेज करता है या परफॉर्म करता है या वेरीफाई करता है, उन सभी कर्मचारी के रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। थर्ड पॉइंट इज डॉक्यूमेंट इट्स प्रोसीजर to the extent necessary to ensure the consistent application of its laboratory activities and the validity of the result. Validity of result, यानी रिजल्ट का जो वैलिडेशन होता है उसके प्रोसीजर को बनाने हैं। और नेसेसरी लेबोरेटरी एक्टिविटीज, यानी लेबोरेटरी के अंदर जितने भी नेसेसरी एक्टिविटीज होते हैं उन सभी के प्रोसीजर्स को बनाने हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। The laboratory shall have personnel who, irrespective of other responsibilities, have the authority and resource needed to carry out their duties, including a. implementation, maintenance and improvement of the management system, b. identification of deviation from the management system or from the procedure for performing laboratory activities, c. initiation of action to prevent or minimize such deviations,
D. Reporting to laboratory management on the performance of the management system and any need for improvement. E. Ensuring the effectiveness of laboratory activities. बारे में बताया गया है। इसके अंदर लेबोरेटरी के अथॉरिटी एंड रिसोर्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोज नंबर 5.6 द लेबोरेटरी शैल हैव पर्सनल हु इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर रिस्पांसिबिलिटी हैव द अथॉरिटी एंड रिसोर्स नीडेड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज। शैल हैव यानी कि यह एक रिक्वायरमेंट है, यानी कि लेबोरेटरी के पास पर्सनल होगा, कर्मचारी होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर रिस्पांसिबिलिटी, चाहे उसके पास कोई अदर रिस्पांसिबिलिटी हो उसके बाद भी वह हैव द अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज। उनके पास अथॉरिटी होना चाहिए और रिसोर्सेज होना चाहिए जिससे कि वह अपनी ड्यूटी को कैरी आउट कर सके, यानी कि ड्यूटी कर सके। अब उस ड्यूटी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ए पहला पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, यानी उसके ड्यूटी के अंदर लेबोरेटरी के इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट यानी परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट शामिल है। बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रॉम द प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग लेबोरेटरी एक्टिविटीज, यानी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेविएशन होता है उसको वो आइडेंटिफाई करे, यानी कि वो उसको बताए मैनेजमेंट सिस्टम और एक्चुअल के बीच में क्या डेविएशन है, या फिर जिस प्रोसीजर से लेबोरेटरी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है उस प्रोसीजर के अंदर क्या डेविएशन है, यानी कि क्या कमियां हैं, उसको वो बताए। सी इनिशिएशन ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट ऑफ मिनिमाइज सच डेविएशन, मैनेजमेंट सिस्टम के उस डेविएशन को मिनिमाइजेशन या फिर प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन दो चीज़ों थी, प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन बिफोर ए प्रॉब्लम हैपन्स व्हेन रिस्क इज आइडेंटिफाइड, यानी कि इसमें रिस्क से पहले ही जो हम कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही अगर रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो उसको हम प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम जब गाड़ी या बाइक चलाते हैं तो हेलमेट यूज़ करते हैं, तो हेलमेट हमारा क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन है। मतलब यानी कि एक्सीडेंट होने से जो चोट लगेगा उसके पहले ही हमने हेलमेट यूज़ कर लिया, तो ये हमारा प्रिवेंटिव एक्शन है। करेक्टिव एक्शन क्या है? आफ्टर प्रॉब्लम हैपेंस इन ए प्रोसेस, प्रॉब्लम आने के बाद जो हम प्रोसेस शुरू करते हैं या फिर जो हम एक्शन लेते हैं उस पर, उसको हम करेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो सी पॉइंट के अंदर यह बताया गया है वो जो डेविएशन है, चाहे वो मैनेजमेंट के अंदर हो, मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हो या फिर प्रोसीजर के अंदर हो, उसको जो है मिनिमाइज करना है, इनिशिएशन लेना है उस पर। डी पॉइंट इज रिपोर्टिंग टू लेबोरेटरी मैनेजमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी वो पर्सन का यह भी ड्यूटी है कि वो मैनेजमेंट सिस्टम को रिपोर्ट करे, लेबोरेटरी परफॉर्मेंस के बारे में मैनेजमेंट सिस्टम को रिपोर्ट करे। एंड एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर उसको मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लेबोरेटरी मैनेजमेंट के बारे में कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो मैनेजमेंट सिस्टम को रिपोर्ट करें। ई इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज, लेबोरेटरी एक्टिविटीज की इफेक्टिवनेस को इंश्योर करे, यानी कि लेबोरेटरी अपने सही कंडीशन में है या नहीं है, इसको वह इंश्योर करे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। 5.7 लेबोरेटरी मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट ए communication take place regarding the effectiveness of the management system and the importance of meeting customers and other requirements. B the integrity of the management system is maintained when a change to the management system are planned and implemented. कम्युनिकेशन, यहाँ लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम के कम्युनिकेशन के बारे में कहा गया है। लेबोरेटरी मैनेजमेंट शैल इंश्योर दैट, लेबोरेटरी मैनेजमेंट इस चीज को इंश्योर करेगा कि ए communication take place regarding the effectiveness of the management system and the importance of meeting customers and other requirements, यानी लेबोरेटरी मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना है लेबोरेटरी के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिवनेस के लिए कम्युनिकेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में या फिर अलग अलग लेवल के बीच में कम्युनिकेशन गैप तो नहीं आ रहा है, तो इस चीज को इंश्योर करना है। एंड द मीटिंग्स एंड द इम्पोर्टेंस मीटिंग कस्टमर्स एंड और अदर रिक्वायरमेंट्स, एंड कस्टमर्स की मीटिंग का जो इम्पोर्टेंस है
कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट या फिर कोई और रिक्वायरमेंट्स हो, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट्स हो या फिर किसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हो इसके बारे में या फिर किसी कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स हो, इसके बारे में लेबोरेटरी मैनेजमेंट को हमें इन्फॉर्म करना है, बताना है, अपने पर्सनल के साथ कम्युनिकेशन करते रहना है। फर्स्ट पॉइंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग कस्टमर एज वेल एज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स के बारे में और रेगुलेटरी बॉडीज के रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको इंश्योर करना है कि वह फुलफिल हो रहा है या नहीं। बी पॉइंट, द integrity of the management system is maintained when a change to the management system are planned and implemented। अगर आप मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ चेंज के लिए प्लान कर रहे हो या इम्प्लीमेंट किए हो तो आपको इंश्योर करना है कि आपके मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी इंश्योर है, मेंटेन है, यह इंश्योर करना आपको। अगर आप मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कुछ चेंज करने वाले हो तो कुछ पॉइंटेड हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट इज केयरफुल प्लानिंग ऑफ द नेचर एंड टाइमलाइन फॉर द चेंजेस, यानी कि जो आप चेंज कर रहे हो उसका नेचर क्या है और उसका टाइमलाइन क्या है, यानी आप कब चेंज कर रहे हो, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट और आउटकम ऑफ सच चेंजेस, जो आप चेंज कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और उसका आउटकम यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो इस चीज़ को डिटरमाइन करना है या फिर इस चीज़ को इंश्योर करना है। थर्ड पॉइंट इज इंश्योरिंग एडिक्वेट रिसोर्स आर अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस, जो आप मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चेंज कर रहे हो तो उस चेंज करने के लिए आपके पास एडिक्वेट मतलब पर्याप्त साधन या रिसोर्सेज हैं कि नहीं। टॉप मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, इसके लिए आपको टॉप मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन चाहिए या उनकी अनुमति चाहिए। सेकंड पॉइंट इज चेंज डेवलपमेंट एंड फ्लो अप, लेबोरेटरी मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर जब भी आप कुछ चेंज कर रहे हो उसको आपको पूरी तरह से आपको तैनात रहना है और उसको फॉलो अप करते रहना है। रिव्यू ऑफ द क्यूएमएस यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बाय टॉप मैनेजमेंट आफ्टर चेंजेस आर अफेक्टेड, जब भी आप मैनेजमेंट सिस्टम में कोई चेंजेस कर रहे हो तो आपको टॉप मैनेजमेंट से क्यूएमएस का या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का आपको रिव्यू करवाना है। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लॉज नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, तो मेरा वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मेरा वीडियो किसी और टॉपिक पे मैं बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो उस टॉपिक पे होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।